हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एचएफसीएल के बारे में। जो एचएफसीएल है उसको एएसएम लिस्ट यानी कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है, इसके स्टेज 4 में। तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एएसएम लिस्ट के बारे में बताऊँगा और उसके स्टेज में क्या होता है, सारे स्टेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एचएफसीएल का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिस्ट है एनएससी की वेबसाइट पर। एचएफसीएल का यहाँ नाम देख सकते हैं आप, और एचएफसीएल का स्टेज जो है ये स्टेज 4 यहाँ पर डाल दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एएसएम लिस्ट के बारे में पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। तो वीडियो को कृपया स्किप करके मत देखिएगा आपको, ताकि एएसएम लिस्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एनएससी की वेबसाइट है और यहाँ पर एडिशनल सर्विलेंस मेजर के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में बताया गया। ये जो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एएसएम लिस्ट में अगर ये सारा कुछ पाया जाता है किसी स्टॉक में, तो फिर उसको जो है एएसएम लिस्ट में जो एक्सचेंज है वो डाल सकती है। तो ये जो यहाँ बताया गया है, ये एक एक करके देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पहला जो है वो है हाई लो वेरिएशन। तो हाई लो वेरिएशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी स्टॉक है, कोई भी किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, अब उस स्टॉक का पिछले कुछ महीनों का परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उसका जो लो था उस लो से वो कितने हाई पर आ चुका है। यानी मान लीजिए किसी स्टॉक का दाम 100 रुपये था 3-4 महीने पहले, और अभी अचानक उसका जो दाम है वो वहाँ से बढ़ के 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया। यानी कि किसी स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में जो उसका चेंजेस है लो से हाई, उसमें मान लीजिए 150%, 200% बहुत ज़बरदस्त रिटर्न अगर उसने दे दिया है, तो फिर ऐसे जो भी स्टॉक होते हैं उस पर जो होता है उसको जो है एएसएम लिस्ट में डाला जा सकता है, अगर एक्सचेंज को ऐसा लगता है तो, एक्सचेंज और सेबी को। और दूसरा होता है कि किसी स्टॉक में जो क्लाइंट कंसंट्रेशन हो रहा है, ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट जो भी उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब ऐसा हो जाता है कि देखा जाता है कि कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है पिछले कुछ महीनों का डाटा कि रोज़ाना जो है लिमिटेड पर्सन्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो ज़्यादा अमाउंट में उसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो हमेशा करते हैं। तो अगर इस तरह से पाया जाता है कि लिमिटेड पर्सन्स जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका जो परसेंटेज है उसमें जो भी वॉल्यूम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा है उनका पार्टिसिपेशन, तो फिर ऐसे स्टॉक को भी एएसएम में डाला जा सकता है। इसके बाद है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। तो देखिए, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन का मतलब है कि जो उसका डेली का जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, जो तो देखा जाता है कि डेली के हिसाब से कि स्टॉक जो है किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, फिर अगले दिन का देखा जाता है इसका ओपन और लो। तो वही देखा जाता है कि जो उसकी ओपनिंग हो रही है और जो क्लोजिंग हो रही है उसका प्राइस डेली का चेक करती है सेबी। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखिए, कोई कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की होती है, किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी का 500 करोड़ रुपए भी होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कुछ टर्म्स होता है एएसएम में डालने के लिए। और अगला है वॉल्यूम वेरिएशन। तो देखिए, वॉल्यूम वेरिएशन का मतलब है कि जैसा कोई भी स्टॉक में अचानक जो एवरेज वॉल्यूम है, सडनली क्या हो गया कि उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अचानक। अगर ऐसा इस तरह का कोई चेंजेस देखने को मिलता है वॉल्यूम में, तो फिर वो भी सेबी के रडार पे आ जाता है, उसको चाहेगी तो एएसएम लिस्ट पे डाल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी स्टॉक अगर आपने बाई किया है तो उस स्टॉक में डिलीवरी अगर बहुत कम उठ रही है, या डिलीवरी उठ भी रही है नहीं उठ रही, जैसे कि कभी कभी मान लीजिए कोई स्टॉक अगर उसमें अच्छी खासी तेज़ी तो हो रही है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सेम डे को ही डिलीवरी उठाया और अच्छा खासा कुछ परसेंट का प्रॉफिट मिल गया, सेम डे को ही सेल कर दिया। या दूसरा होता है कि ऐसे कुछ स्टॉक्स में इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है, जो इंट्राडे का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे स्टॉक को भी डाल सकती है। अगर यहाँ पर आप, अगला है नंबर ऑफ़ यूनिक पेन्स। तो नंबर ऑफ़ यूनिक पेन्स का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई भी आईडी से ट्रेडिंग होता है तो उसका एक पैन नंबर होता है। कोई किसी का भी, अगर मान लीजिए आपने भी अपना अकाउंट खुलवाया होगा किसी भी ब्रोकर के पास, तो वहाँ आपका पैन नंबर आपने दिया ही होगा, तो उससे भी उस पैन नंबर का जो नंबर है वो भी वहाँ पर जो सेबी है वो चेक करती है कि कितने पैन नंबर का इस्तेमाल हो रहा है ट्रेडिंग करने में। तो इससे भी कितने जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो मालूम कर सकती है वो। और अगला है पी। तो पी का मतलब है, देखिए, अगर किसी भी स्टॉक का जो पी है, अगर ऐसा हो गया कि किसी स्टॉक का पी मान लीजिए नेगेटिव में, लेकिन अब वो स्टॉक फिर भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि जो उसका पी रेशियो कम होने के बाद भी अगर स्टॉक में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो फिर सेबी को ऐसा लगने लगता है कि इस स्टॉक में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसको भी एएसएम लिस्ट में डाल सकती है
सेबी। तो ये सारा जो क्राइटेरिया ये अगर पाया जाता है किसी स्टॉक में तो उसको एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। अब जो एएसएम लिस्ट होता है, एएसएम लिस्ट का आगे क्या होता है, एएसएम लिस्ट के अंदर फिर उसको फिर एएसएम जो लिस्ट होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर का, उसको भी कैटेगराइज किया जाता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो एएसएम होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर, उसकी भी 2 कैटेगरी होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में भी अगर सेबी को लगता है तो लॉन्ग टर्म में भी डाल सकती है और शॉर्ट टर्म में भी डालती है। और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को भी देखेंगे तो इसके अंदर भी स्टेज होता है अलग अलग। जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर आपको स्टेज जो मिलता है स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। 4 स्टेज आपको मिलेंगे, स्टेज 1, 2, 3 और स्टेज 4। अब किसी भी स्टॉक को सेबी जो है वो ऐसा भी कर सकती है। जो स्टेज 1, 2, 3, 4 उसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर दोस्तों मैं आपको लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए जो लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट होता है उसका भी 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो अब इसमें क्या होता है कि सेबी को अगर लगता है किसी स्टॉक को डालना चाहिए लिस्ट स्टेज 1 में तो उसको स्टेज 1 में डाल सकती है। अगर सेबी को लगता है कि डायरेक्टली किसी स्टॉक को स्टेज 4 में डाल देना चाहिए तो उसको वो स्टेज 4 में डायरेक्टली भी डाल सकती है। तो 2 तरीका, एक तो डायरेक्टली डाल दिया गया स्टेज 4 में, और दूसरा तरीका है कि स्टेज 1 में कोई स्टॉक रहता है तो उसका जो मॉनिटरिंग डेज़ है, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग डेज़ अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो पहला जो किसी भी स्टेज में अगर कोई भी स्टॉक है स्टेज 4 को छोड़ करके अगर बाकी में है तो यहाँ पर देखिए 60 डेज़ की उसकी मॉनिटरिंग होगी। अब 60 डेज़ की उसकी जो एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग हुई उसमें देखा जाता है कि ये इस स्टॉक में जो भी कुछ चल रहा था, जिन क्राइटेरिया की वजह से इसको एएसएम लिस्ट में डाला गया था वो इसमें चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर उसमें ये चल रहा है तो फिर क्या किया जाएगा, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। 60 डेज़ के बाद जो मॉनिटरिंग का पीरियड वो घट जाता है, वो वीकली हो जाता है। तो 60 डेज़ के बाद वीकली मॉनिटरिंग होगा। अगर सब कुछ सही नहीं पाया गया तो स्टेज 1 से वो 2 में आ जाएगा। वीकली 60 डेज़ के बाद जो वीकली मॉनिटरिंग होगी उसमें। अब स्टेज 2 में आने के बाद फिर से उसमें वीकली मॉनिटरिंग होगी और वीकली मॉनिटरिंग के बाद सब कुछ सही नहीं पाया गया तो स्टेज 3 चल जाएगा। अब स्टेज 3 में भी अगर सब कुछ नहीं सही पाया गया वीकली मॉनिटरिंग के बाद तो फिर वो चला जाएगा स्टेज 4 में। इस तरीके से वो स्टेज वाइज आगे बढ़ता है। 60 डेज़ के बाद वीकली मॉनिटरिंग होती है। और अगर मान लीजिए सब कुछ सही पाया गया किसी भी स्टॉक में, वो स्टेज 1 में है और सब कुछ सही पाया गया तो यहाँ से वो सीधा एग्जिट हो जाएगा। 60 डेज़ के बाद अगर जो वीकली मॉनिटरिंग होगी उसमें सही पाया गया तो सीधा ये बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर सही नहीं पाया गया तो इस तरह से वो वीकली आगे बढ़ता जाएगा। अब कोई भी स्टॉक मान लीजिए स्टेज 4 में अगर किसी को जाना है तो इस तरह से स्टेज 1 फिर 2 फिर 3 और 3 फिर 4 में आगे बढ़ सकता है। या दूसरा है कि डायरेक्टली इसको स्टेज 4 में डाल दिया जाता है। तो देखिए डायरेक्टली डाला जाए इसे स्टेज 4 में या फिर स्टेज वाइज बढ़ के डाला जाए। स्टेज 4 में जो मॉनिटरिंग पीरियड होता है, मैंने बीएसई के वेबसाइट पे देखा है, एक नोटिस था 4 जून 2021 यानी पिछले महीने की 4 तारीख का। उसमें साफ साफ लिखा गया है, वो जो नोटिस है मैं आपको वो नोटिस दिखा भी दूंगा। तो देखिए उसमें लिखा गया है कि कोई भी स्क्रिप्ट को अगर कोई भी स्टॉक को डाला जाता है स्टेज 4 में तो यहाँ पर जो है स्टेज 4 में डायरेक्टली जो है सेबी डाल सकती है। और स्टेज 4 में डालने के बाद जो इसमें मॉनिटरिंग उसका किया जाएगा वो 90 डेज़ का किया जाएगा। उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है 90 डेज़ की, 90 कैलेंडर डेज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी, जो एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग पीरियड होगा। मैं वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। अब जब 90 डेज़ पूरे हो जाएंगे उसके स्टेज 4 में तो 90 डेज़ पूरे होने के बाद जो होगा वो वीकली उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। जैसे स्टेज 4 में है वो, तो यहाँ पर उसका वीकली 90 डेज़ होने के बाद किया जाएगा। सब कुछ सही पाया गया तो वो स्टेज 3 में चला जाएगा। और फिर स्टेज 3 में जब अब आ चुका है तो यहाँ वीकली होगा, सब कुछ सही पाया गया, स्टेज 2 में चला जाएगा। फिर स्टेज 2 के बाद वीकली मॉनिटरिंग में सब कुछ सही पाया गया तो स्टेज 1 में, और फिर स्टेज 1 में अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर ये एग्जिट कर जाएगा। तो देखिए स्टेज 4 के लिए तो बताया गया साफ साफ, जो मैंने मेरे पास नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा। और बाकी जो स्टेज होता है उसमें 60 डेज़ की मॉनिटरिंग होती है और वहाँ से फिर वीकली के स्टेज वाइज के बाद स्टेज वाइज फिर रिव्यू होगा वीकली। अगर स्टेज 1 में तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, स्टेज 2 में है तो फिर स्टेज 2 से 1 में आकर के बाहर होगा। उस तरह से स्टेज वाइज होगा, चाहे पीछे 4 से 1 में आना हो चाहे 1 से 4 में जाना हो, स्टेज वाइज ही वो आगे बढ़ता है। और जो स्टेज 4 में उसमें तो 90 डेज़ का होगा, 90 डेज़ के बाद फिर वीकली जो मॉनिटरिंग है वो होती है। मैं आपको वो नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बीएसई का जो मैं नोटिस बता रहा था उसमें यहाँ पर है, यहाँ पर बताया भी गया है कि देखिए किसी भी स्टॉक को पहले नंबर पर डायरेक्टली स्टेज 4 में डाल सकती है एक्सचेंज। दूसरा है कि उसको 90 डेज़ के लिए मिनिमम रखना पड़ेगा, 90 कैलेंडर डेज़। तीसरा है कि जब यहाँ 90 कैलेंडर डेज़ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद पोस्ट 90 कैलेंडर डेज़ वीकली रिव्यू उसका किया जाएगा।
तो यहाँ पर जो साइट में था BSE का वो मैंने बताया है यहाँ पर इसके हिसाब से स्टेज 4 में, और फिर वीकली रिव्यू के बाद वो स्टेज वाइज बाहर हो सकता है। तो दोस्तों जो डाला गया है HFCL को इसी में डाला गया, स्टेज 4 में डाला गया है। ASM लिस्ट जो है उसके लॉन्ग टर्म वाले में स्टेज 4 में डाला गया। तो यहाँ पर HFCL के साथ क्या हो सकता है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। दोस्तों जो अभी मैंने BSE का जो नोटिस आपको दिखाया जिसमें सब कुछ बताया गया 4 जून 2021 का नोटिस जो है उसका मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चाहेंगे तो वहाँ पर जा कर के भी उसको देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये स्टॉक है, किसी भी स्टॉक में जैसे कि HFCL को ही डाल दिया गया है ASM के स्टेज 4 में, यानी लॉन्ग टर्म जो लिस्ट है उसके स्टेज 4 में। तो किसी भी स्टॉक को अगर डाल दिया जाता है स्टेज 4 में लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट में, तो फिर क्या होता है कि उसमें जो सर्किट लिमिट है वो 5% हो जाता है, अपर हो या लोअर हो, ये 5% का इसमें सर्किट रहेगा। दूसरा ये है कि इसमें 100% मार्जिन कर दिया जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा कि जैसे इंट्राडे में क्या होता है, अभी आप 100 रुपये का जो माल होता है वो ख़रीद लेते हैं 20 रुपये में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आपको 100 रुपये का सामान खरीदना है तो फिर आपको पैसे भी 100 रुपये ही लगाने पड़ेंगे। तो फिर इंट्राडे तो समझिए कोई इंट्राडे का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो इसमें ऐसा ही कर दिया जाता है। तो और जो है HFCL उसको जो है BE कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इसका मतलब है जिस भी स्टॉक को अगर BE कैटेगरी में डाल दिया जाए, जब आप HFCL को खोलेंगे तो आप देखेंगे अगर अपने ब्रोकिंग ऐप में, तो वहाँ पर देखेंगे HFCL के बगल में BE लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या है कि कोई अगर डिलीवरी भी उठाता है तो यहाँ पर डिलीवरी उठाने के बाद भी इसको सेम डे आप ख़रीद लिया फिर बेच दिया, ये नहीं हो सकता। इसको आपको ख़रीदने के बाद T+2 डेज़ के बाद ही आप इसको बेच पाएंगे। अगर आपने इसमें डिलीवरी भी उठाई है तो T+2 डेज़ के बाद ही उसको आप बेच पाएंगे। तो HFCL में भी फ़िलहाल ऐसा ही रहेगा। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को अगर डाल दिया जाता है ASM लिस्ट में तो इसका मतलब ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती है अगर स्टॉक अच्छा है तो। देखिए कोई भी स्टॉक जो है उसको ASM लिस्ट में डाला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंडामेंटल ख़राब हो गया या अच्छा हो गया। देखिए ASM लिस्ट में अगर किसी को डाला जाता है तो उसका उसके फंडामेंटल से रिलेशन नहीं होता है। कोई ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो भी ASM लिस्ट में हो सकता है, किसी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है वो भी ASM लिस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर उसके फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता है। तो किसी भी स्टॉक को ASM लिस्ट में डाल दिया गया तो इससे आप ये नहीं समझ सकते हैं कि उसका फंडामेंटल ख़राब है इसलिए डाल दिया गया। तो HFCL को डाल दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर HFCL को इसमें डाल दिया गया है तो ASM लिस्ट में डाला गया तो फिलहाल आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि सेबी जो डालती है वो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए डालती है कि अगर ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस स्टॉक में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको, क्योंकि वो जो स्टॉक है वो उस स्टॉक में ऐसा कुछ क्राइटेरिया पाती है सेबी उसके बाद ही डालती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि ऐसा जब भी स्टॉक रहेगा जब तक ASM लिस्ट में तो थोड़ा सा इसमें ऊपर अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए फ़िलहाल जो है जब भी ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म जो करते हैं कुछ समय के लिए करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इस समय जब भी कोई ASM स्टॉक में हो, ASM लिस्ट में हो तो किसी भी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। तो अगर जो भी HFCL में फ़िलहाल नया बाय करना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका दाम नीचे जाएगा, ही इसका दाम ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कॉशियस यहाँ पर ऐसे स्टॉक पर रहना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बनी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए फ़िलहाल प्राइस भी HFCL का ऊपर चल रहा है और ASM लिस्ट में भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिएगा तो अभी ज़्यादा क्वान्टिटी में मेरे हिसाब से नहीं बाय करना चाहिए आपको। और ऐसे लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट होगा ही जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। और देखिए किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में तो मैंने अपनी राय बताई, आप खुद का अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर ASM के बारे में जो मैंने बताया है उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।